कंजर्वेशन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ये जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, ये कितने टाइप की होती है। तो हमने कहा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके की डाइवर्सिटी के टाइप्स हम लोगों ने समझे। ठीक है, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। पहली चीज तो हम ये समझ लें कि बायोडाइवर्सिटी पैटर्न का मतलब क्या है। बेटा बायोडाइवर्सिटी पैटर्न का मतलब है हमारे इस पूरे ग्लोब में ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी कम है और कहीं पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो पैटर्न का मतलब ये है, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न का मतलब ये है कि इस पूरी अर्थ पर यानी इस पूरे ग्लोब पर किस एरिया में डाइवर्सिटी कम है और किस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बनाए गए हैं। ऑल्टीट्यूड पैटर्न, लैटिट्यूडिनल पैटर्न, ठीक है ना। तो हम लोग उसको समझेंगे कैसे। तो हमें सबसे पहले समझना है लैटिट्यूडिनल पैटर्न। लैटिट्यूडिनल पैटर्न, सपोज ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब का ये चौड़ा वाला हिस्सा क्या है बेटा? ये पूरा क्या है? इक्वेटर। हमने कहा ये इक्वेटर है, ठीक है ना। इक्वेटर से इधर चलेंगे, इक्वेटर से इधर चलेंगे, ठीक है। इक्वेटर से इधर चलेंगे, इक्वेटर से इधर चलेंगे। बात समझ आ रही बेटा? तो इक्वेटर के पास जो एरिया है, इक्वेटर के पास जो एरिया है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे, इधर 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 इधर, इक्वेटर से दूर होते चले जा रहे हैं, इधर दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। यानी इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, इनके पोल्स पर बायोडाइवर्सिटी कम है। ऐसा क्यों है? ये पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पैटर्न कहलाता है, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें कि इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि कम होती चली जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कोलंबिया देश। ये जो कोलंबिया है ये इक्वेटर के पास है। कोलंबिया जो है, कोलंबिया इक्वेटर के पास है। कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, 1400 बर्ड की स्पीशीज पाई जाती है वहाँ पर। 1400 बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, इक्वेटर के पास है। तो सोचिए इक्वेटर के पास है ना कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, वहाँ पे 1400 स्पीशीज पाई जाती हैं बर्ड्स की, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं न्यूयॉर्क की बात करें, अगर न्यूयॉर्क वो इक्वेटर से 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। इक्वेटर से 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ है न्यूयॉर्क, जो कि इक्वेटर से 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पर 105 बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ पर 105 पाई जा रही हैं। देख लीजिए आप, अंतर देखिए आप। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री है नॉर्थ, इक्वेटर से 71 डिग्री नॉर्थ है, वहाँ पर केवल 56 बर्ड्स की स्पीशीज मिल रही है। आप देख रहे हैं कोलंबिया जो कि बिल्कुल इक्वेटर के पास है, वहाँ 1400 बर्ड्स की स्पीशीज मिल रही है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते चले जा रहे हैं स्पीशीज कम,
और दूर इक्वेटर से तो और कम स्पीशीज। तो वही चीज़ हमें देखनी है, यही कहलाता है बायोलॉजिकल पैटर्न, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिट्यूडिनल पैटर्न। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लैटिट्यूडिनल पैटर्न। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरिया जो हैं, ट्रॉपिकल एरिया ये इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर के पास है। तो ट्रॉपिकल एरिया जो कि इक्वेटर के पास है, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है ना। और अब बात करते हैं टेम्परेट रीजन की। टेम्परेट रीजन जो होते हैं, टेम्परेट एरिया जो है, यहाँ पर डाइवर्सिटी कम है, कम बायोडाइवर्सिटी है कंपैरिजन अगर किया जाए तो। अगर कंपैरिजन किया जाए तो टेम्परेट रीजन जो है इक्वेटर से दूर हैं और वहाँ टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी कम है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया जो कि इक्वेटर के पास है वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं टेम्परेट एरिया, टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन कह लेते हैं हम लोग, यहाँ डाइवर्सिटी कम है। पोलर रीजन्स में या टेम्परेट रीजन्स में डाइवर्सिटी कम है। अब अगर यहाँ पर हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, अमेजन, अमेजन के जंगल सुने हैं ना आपने, अमेजन के जंगल। अमेजोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचेस्ट इन डाइवर्सिटी, रिचेस्ट डाइवर्सिटी है, इसको कहते हैं रिचेस्ट डाइवर्सिटी। यानी अमेजन जंगल जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि वो रिमार्केबल पॉइंट बन गया है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है बेटा कि ये एक रिमार्केबल पॉइंट बन गया है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट बन के रह गया है जिसको कि लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। लंग ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं इसको? अमेजन फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं। बात समझे? अमेजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको मतलब ट्रॉपिकल रीजन में तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो अमेजन के जंगल जो है वहाँ पर इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा ट्रीज हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो उसको लंग ऑफ अर्थ कह दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स वहीं पर है। तो हमने कहा अमेजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो लंग ऑफ द अर्थ कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी वजह से ये रिचेस्ट डाइवर्सिटी को शो करता है। ठीक, तो ये हमने देखा। अब हम अगर बात करें कि ट्रॉपिकल स्पेशल क्यों है, ट्रॉपिकल के बारे में स्पेशलिटी क्या है, बात तो समझे। स्पेशल क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट में, ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में क्या अंतर है, ऐसा क्यों है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि ट्रॉपिकल के लिए स्पेशल है। स्पेशल ऑफ ट्रॉपिकल, अगर हम लोग ये पढ़ें स्पेशल ऑफ ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल स्पेशल के लिए रीजन फॉर स्पीसीएशन, यानी कि रीजन है वहाँ पर स्पीसीएशन में रीजन क्या है, ऐसा क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी। स्पेशल ऑफ ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। तो पहला रीजन, कारण स्पीसीएशन का, रीजन ऑफ स्पीसीएशन, ये मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी से बताती हूँ, ये बहुत अच्छा लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। रीजन ऑफ स्पीसीएशन, पहला कारण ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में क्या है, जो टेम्परेचर है ना स्टेबल है। टेम्परेचर कैसा है? स्टेबल, ज़्यादा टेम्परेचर है, स्टेबल है, फ्लक्चुएशन कोई नहीं है कि अभी सर्दी और इतनी ज़्यादा गर्मी, नो। वहाँ पर सबको ये अनुमान रहता है
देखिए सीजन्स तो आते हैं वहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि हर समय गर्म टेम्परेचर रहता है, लेकिन वहाँ पर लोगों को अनुमान है कि हाँ अब बारिश होगी और इतनी देर बारिश होगी। बात समझ में आ रही? जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे प्लेन एरियाज़ में इसमें क्या है कि मतलब जैसे कि अभी हम घर पे बैठे हैं, पता लगा हम लोगों को कहीं बाहर जाने का हुआ, तुरंत खूब झमाझम खूब तेज़ बारिश आ गई, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब बारिश आएगी और कितनी देर चलेगी ये भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट है। कैसे एनवायरनमेंट है? स्टेबल है, स्थायी है। वहाँ पर लोगों को ये अनुमान रहता है कि यस इस सीज़न के बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा। यानी कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, इतने घंटे की बहुत तेज़ धूप पड़ी, बादल बन गए, तो अब बारिश होगी। यानी कि डेली वहाँ पर मालूम है, डेली भाई सुबह के 9 से 9 बजे से सुबह के 10 बजे तक, 9 से 10 सुबह वहाँ पर बारिश होनी है। तो लोगों को मालूम है कि 9 से 10 वहाँ पर बारिश होनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है स्टेबल कंडीशंस है। तो स्टेबल कंडीशंस है, स्टेबल कंडीशंस है, उतनी ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बारिश भी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो पौधे ज़्यादा निकलते हैं, पौधे ज़्यादा निकलते हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए। अब प्रोड्यूसर्स होंगे तो वहाँ पर हर्बीवोरस आएंगे, वहाँ पर हर्बीवोरस तो आएंगे ही बेटा। तो आप देख रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है कि बारिश का अनुमान है लोगों को वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक स्थायी टेम्परेचर है, स्थायी एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल एनवायरनमेंट वहाँ का स्थायी है। तो अभी गर्मी पड़ रही है, यानी यहाँ बारिश होने वाली है, थोड़ी देर बाद बारिश होगी और इसके बाद अब तेज़ धूप निकलने वाली है। बिल्कुल अनुमान रहता है कि इतने घंटे की धूप निकलेगी और इतने घंटे की बारिश होगी। तो आपको मालूम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो वहाँ पर प्लांट्स भी ज़्यादा निकल रहे हैं, प्लांट्स निकल रहे हैं तो वहाँ पर प्लांट होंगे, तो वहाँ पर बेटा कीड़े तो आएंगे, इंसेक्ट्स तो आएंगे, हर्बीवोरस तो आएंगे, हर्बीवोरस होंगे तो कार्निवोरस भी आएंगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई कहाँ की? ट्रॉपिकल की। जबकि टेम्परेट रीजन जो है ना, टेम्परेट रीजन में एटमॉस्फेयर कभी भी स्टेबल नहीं है। अब भी बहुत तेज़ गर्मी तो एकदम से हो सकता है बारिश हो जाए, और एकदम से टेम्परेचर -50, -40, -2 ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर तो टेम्परेट रीजन में -2, -50, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर भी हो सकता है। मैं समझा नहीं बेटा। और इसीलिए हमने कहा कि टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो स्थिर है। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा NCERT से पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए पेज नंबर 261 पर आएंगे बेटा, पेज नंबर 261 पर जो मैं आपको अभी मैंने आपको बताया, एक्चुअली वही कुछ लिखा है यहाँ पर। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, देख रहे हैं आप, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स जो अभी मैंने आपको बताया, लैटिट्यूडिनल पैटर्न या लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही। इस अर्थ पर जो सीज़न है वो एक से नहीं है, ये डाइवर्सिटी एक से नहीं, कहीं डाइवर्सिटी कम है, कहीं डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अनइवन है, यानी कि एक जैसी डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक, चलिए फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स there are interesting pattern and diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉमन है भाई लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट डाइवर्सिटी में। ठीक है, इन जनरल In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles। यानी कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक्स जिनका लैटिट्यूडिनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। टेम्परेट या पोलर एरिया से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पर है? डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रीजन में है। यही मैंने आपको बताया बेटा अभी।
ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, कोलंबिया का दिया हुआ, देखिए कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कोलंबिया इक्वेटर के पास है। नियरली 1400 स्पीसीज़ बर्ड्स की हैं। वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज़। न्यूयॉर्क में केवल 1.41 डिग्री नॉर्थ है और जो 105 स्पीसीज़ है इसके पास बर्ड्स की। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पर है, 56 स्पीसीज़ हैं। तो आपने देखा अंतर कितना है, जैसे जैसे दूर होते चले जा रहे हैं इक्वेटर से, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है, डाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है। इंडिया विद मच ऑफ इट्स land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of birds। ठीक है, यहाँ देखिए इंडिया का दिया हुआ है, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है हमारा इंडिया थोड़ा सा, हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज़ अप टू 10 times एज many स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए के मिड वेस्ट में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं मिड वेस्ट एरिया में, यूएसए में। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है बेटा, साउथ अमेरिका में है। हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स की 40,000 स्पीसीज़ हैं। बात समझ आ रही है बेटा, अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स की 40,000 स्पीसीज़ हैं और फिश की 3,000 स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स की 1,300 स्पीसीज़ हैं और 427 मैमल्स की स्पीसीज़ हैं, 427 एम्फीबियंस की स्पीसीज़ हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं और मोर देन 1,25,000 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स हैं। आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी सारी कहाँ है बेटा, अमेजन के फॉरेस्ट में, अमेजन के जंगलों में। कहाँ है बेटा, अमेजन फॉरेस्ट में है ये बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा। आप देखिए, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। यानी साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग 2 मिलियन इंसेक्ट ऐसे होंगे जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है अभी। अंडरलाइन कर लीजिए, बात समझ आ रही बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यानी कि अमेजन फॉरेस्ट में साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया है कि लगभग 2 मिलियन ऐसी स्पीसीज़ होंगी इंसेक्ट की जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये 2 मिलियन स्पीसीज़ जो अब तक अमेजन फॉरेस्ट में डिस्कवर नहीं की जा चुकी हैं, तो एक्चुअली अब धीरे धीरे करके वहाँ पर भी सब कुछ अब एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त होता चला जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी स्पीसीज़ की डिस्कवरी हो ही ना पाए, उससे पहले वो ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि वहाँ की भी डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है डिफॉरेस्टेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स, यही मैंने आपको भी पढ़ाया बेटा। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स, ऐसा क्या स्पेशल है ट्रॉपिक्स के बारे में, दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल के बारे में, ट्रॉपिक्स के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, सम इम्पॉर्टेंट वंस आर। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस दी हैं बेटा, कुछ हाइपोथेसिस दी हैं जिनमें से एक है ये स्पीसिएशन इज़ अ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो मैंने आपको बताया ना बेटा, रीज़न ऑफ स्पीसिएशन। तो साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी है, स्पीसिएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी जो स्पीसिएशन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग है, स्पीसिएशन इतनी जल्दी तो होता नहीं है, आपको पता है। तो इन्होंने कहा है कि स्पीसिएशन जो है ये टाइम का काम है, टाइम लगता है इसमें। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट। बात को समझे, क्योंकि स्पीसिएशन में लगता है टाइम, ठीक है ना, तो वहाँ पर टाइम लगता है। जबकि टेम्परेट रीजन में क्या होता है, क्यों डाइवर्सिटी नहीं बन पा रही, टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशंस होते हैं, ग्लेशिएशंस हो रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड relatively undisturbed for millions of years and thus had a long and thus has a long evolutionary time for species diversification। यानी
ट्रॉपिकल रीजन को अभी तक किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया है बेटा, बात को समझिए, ट्रॉपिकल रीजन को डिस्टर्ब नहीं किया गया है अभी तक, वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि वहाँ की डाइवर्सिटी ख़त्म हो पाए, ठीक है। और ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, ये वाली बात हुई। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। बात अभी मैंने बताई ना, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर लेस सीजनल है, यानी सीज़न तो होते हैं लेकिन पता होता है कि कब कौन सा सीज़न आएगा। ट्रॉपिकल में पता होता है कि कब कौन सा सीज़न आएगा। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, बहुत ही कांस्टेंट है यानी स्टेबल है, और प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित है, अनुमान लगाया जा सकता है कि यस अब ये सीज़न आएगा, इसके बाद ये सीज़न आएगा। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। और यही कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ का कांस्टेंट है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कांस्टेंट है। देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। अभी मैंने बताया भाई धूप बहुत तेज़ होती है वहाँ पर, ट्रॉपिक रीजन में गर्म होता है ना, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल बहुत सही बात है, सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी अगर तो प्रोडक्टिविटी भी तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो प्लांट ज़्यादा निकलेंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेटर डाइवर्सिटी है, यही कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। हमने अभी जो पार्ट ख़त्म किया है बेटा, ठीक है, तो हम ना भी ये पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पढ़े। अब हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा इसको स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पर ये ग्राफ है थोड़ा सा समझने वाला बेटा। तो स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप क्या है, यानी कि किसी एरिया में जो स्पीशीज़ हैं उनका किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, एरिया का इफेक्ट किसे उस स्पीसीज़ पर पड़ रहा है। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव explorations in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक्चुअली ट्रॉपिकल रीजन के जो जंगल थे वहाँ के बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी, और उन्होंने ये बताया था कि ऑब्जर्व एंड दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। यानी कि किसी भी एरिया में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो होती है, बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्म, यानी इस मतलब इन्होंने ये बताया कि एक लिमिट तक बढ़ेगी स्पीसीज डाइवर्सिटी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्राफ बनाया है इन्होंने, देखिए आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एरिया और स्पीसीज़ रिचनेस, ये एरिया और स्पीशीज़ रिचनेस के बीच में ग्राफ बनाया गया बेटा, एरिया और स्पीसीज़ रिचनेस के बीच में ग्राफ बनाया गया। आप इसमें देख रहे हैं एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लॉग स्केल है, ठीक है, और जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर लिखा है S=CAZ। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार पढ़ लीजिए इसको। ऑन अ लॉगरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन log S = log C + Z log A। यहाँ पर S क्या बताया बेटा, स्पीसीज रिचनेस, A क्या बताया है, एरिया, Z क्या बताया है, स्लोप ऑफ द लाइन, और C = Y यानी इंटरसेप्ट बताया है, ठीक है। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द रेंज, यानी Z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का ये जो स्लोप है ये Z है, ये लाइन का जो स्लोप है ना, ढाल, ये क्या है, Z, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ Z लाइज इन द रेंज, Z की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू क्या है, 0.1 से 0.2, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन वेयर इट इज़ प्लांट इन द ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में जो प्लांट्स हैं या कैलिफोर्निया की जो बर्ड्स हैं या मॉलस्क जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर स्लोप जो है ये
लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, वहाँ के बराबर है, वहाँ के जैसे ही लाइन है. बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप among very large areas like the entire continents, you will find that the slope of the line will much steeper. Steeper मतलब गहरी. Z values in the range 0.6 से 1.2. हमने कहा Z की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 0.1 से 0.2, लेकिन यहाँ पर Z की वैल्यू हो गई 0.6 से 0.6 से 1.2, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स होती हैं एंड मैमल्स होते हैं इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15. व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ये स्टीपर का मतलब पूछ रहे हैं कि स्टीपर का मतलब है, स्टीपर का मतलब है गहरा, मतलब गहराई. इस तरीके से ढाल ज़्यादा नीचे जा रहा है, इस तरीके से, तो इस तरीके से जा रहा है अगर ढाल, आप देखिए ना, इस तरीके से अगर ढाल जा रहा है, इसका मतलब हाई डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है. लेकिन अगर इस तरीके से जा रहा है तो आप देख रहे हैं बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही है. तो इसके बेस पर Z की वैल्यू बढ़ती चली जाती है या घटती चली जाती है. अदरवाइज Z क्या है, स्लोप है, स्लोप है डाइवर्सिटी का. ठीक है, चलिए, तो कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम. तो किस तरीके से हम इस ग्राफ को और समझेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है ना, किस तरीके से इसमें यूज़ किया गया है लॉग्स को, किस तरीके से ग्राफ बनाया गया है. उसके बाद हम लोग इकोसिस्टम में जो स्पीसीज़ की इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे बेटा.